हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेटाकिंग आइलैंड बीच के काफ़ी अंदर एक बड़े से पहाड़ पर एक लड़की लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। इस वक्त उसने बीच वियर पहन रखे थे जो कि एक बिकिनी टाइप ड्रेस थी, जिससे उसकी खूबसूरत गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे जो पत्थर अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन हवा का बहाव ज़्यादा होने के कारण वो फिर भी हवा में उड़ रहे थे। अचानक ही एक शख्स वहां पर आया और उस लड़की के पैरों को चूमने लगा तो वो लड़की एकदम सिहर उठी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपने हाथ पत्थर पर कस दिए थे और उस लड़के के होठों की छुअन को अपने पैरों पर महसूस कर वो लड़की खुद में ही सिमटने लगी थी। लेकिन ये सिमटना डर की वजह से नहीं बल्कि शर्म की वजह से था। अति के पैरों को शिद्दत से चूमकर अब जशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा तो अति और भी ज़्यादा कांप उठी, क्योंकि उसकी छुअन उसे तड़पाने लगती थी। लेकिन अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। इस वक्त उसने बीच वेयर पहना हुआ था तो उसकी गोरी टांगों को चूमते हुए जशन नीचे से ऊपर की तरफ आया और फिर उसके पेट पर अपना सिर रखकर उसी पत्थर पर लेट गया। तो अति ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो अभी भी अपनी आंखें बंद किए यूं ही उस पत्थर पर लेटी हुई थी और जशन भी उसके पेट से लगा हुआ उसी पत्थर पर लेटा हुआ था। लेकिन अब उसने अति के हाथों को अपने सिर पर रख दिया था, जिससे अति के हाथ अपने आप ही उसके बालों को सहलाने लगे थे। थोड़ी देर दोनों ही पानी की लहरों की आवाज़ सुनते रहे और फिर अति ने अपनी खामोशी तोड़ी और बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैंने कुछ नहीं किया बेबी डॉल। जशन ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया तो अति भी यूं ही आंखें बंद किए हुए बोली, आपके लिए एक बिजनेस डील इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती कि आप किसी के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करें। क्यों मुझे आप इंडिया लेकर जाने की ज़िद कर रहे हैं जबकि मैं इंडिया नहीं जाना चाहती? क्यों क्यों नहीं जाना चाहती तुम इंडिया? जसन ने पूछा तो अति एकदम बेचैन सी होती हुई उसके बालों को सहलाते हुए बोली, पता नहीं, पर जब भी मैं इंडिया का नाम सुनती हूँ तो बेचैन सी हो जाती हूँ। वही बेचैनी मुझे तब भी महसूस होती है जब आप मेरे करीब आते हैं। कुछ अजीब सा होने लगता है मुझे। एक डर लगने लगता है जैसे कुछ खो दूंगी मैं। पता नहीं क्यों डर लगता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती इंडिया। उसकी बातें सुनकर जसन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें डर लगता तो जब मैंने तुम्हें छुआ था तो तुम डर कर अपनी आंखें खोल देती। लेकिन तुम यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही और मुझे महसूस करती रही। तो इसका मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा, बस तुम बेचैन हो रही हो। तो क्यों होती हूँ मैं बेचैन? दीजिए मुझे जवाब। क्यों सुकून नहीं मिलता मुझे? उसकी बात सुनकर जसन ने उसके पेट से अपना सिर हटाया और ऊपर की तरफ उठकर उसके चेहरे के पास आया तो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर अति ने भी अपनी आंखें खोल दी और उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त जसन का चेहरा उसके चेहरे पर झुका हुआ था और दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। पानी की लहरों से आता हुआ शोर उन दोनों की सांसों के आगे फेल था। उसके चेहरे को देखते हुए जसन ने अपनी आंखें बंद कर ली तो अति ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों तक आए और शुरू हुआ होंठों से होंठों का रस पीने का सिलसिला। दोनों ही एक दूसरे के होंठों को चूम रहे थे। जसन उसके होंठों को अपने मुंह में लेता और फिर अगले ही पल उन्हें छोड़कर फिर से वापस मुंह में ले लेता। उसके हाथ अति की कमर पर थे तो अति ने भी अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए थे और उसके चेहरे को अपने हाथों में अच्छे से थाम लिया था। जसन पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था और एकदम पैशनेट होकर उसके होंठों को चूम रहा था। वो उसके होंठों को किसी शरबत के जाम की तरह पी रहा था और अपनी जीभ उसके मुंह में डाल रहा था और उसकी जीभ को अति भी बड़े ही प्यार से अपने मुंह में लेते हुए उसको चूस रही थी, जैसे अभी उसका सारा रस निकाल कर पी जाएगी। दोनों कुछ देर पहले तक एकदम शांत थे, लेकिन अचानक से दोनों एकदम से वाइल्ड हो चुके थे और वाइल्डनेस की भी हद तोड़ रहे थे।
वो एक दूसरे के होठों को खा रहे थे और पूरी तरह से निचोड़ रहे थे। जसन ने अपने हाथ अब अति के कमर पर थोड़े ऊपर रखे और उसके पेट को सहलाने लगा तो अति और भी ज़्यादा सिहरने लगी। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। जसन की उंगलियां उसके पेट पर गोल गोल घूम रही थी और अति भी उसकी उंगलियों की तरह बस खोती ही जा रही थी। जसन ने अभी तक एक पल के लिए भी उसके होठों को नहीं छोड़ा था। वो लगातार उसके होठों को चूम रहा था और अति भी उसे खुद को छोड़ने के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि उसके बालों को सहला रही थी और हल्का हल्का अपनी मुट्ठियों में भरकर उन्हें खींच भी रही थी। धीरे धीरे जसन ने अपने हाथ उसकी ड्रेस के अंदर डालने शुरू कर दिए तो उसके हाथ अब उसके सीने पर आ चुके थे और उसके सीने के साथ खेलने लगे। उसके हाथ अपनी ब्रेस्ट पर महसूस कर भी अति ने उसे नहीं रोका और उसे जो वो करना चाहता था वो करने दिया। शायद वो भी चाहती थी कि जसन ये सब करे। उसकी इतनी बेचैनी थी, सारी अपने आप ही दूर होने लगी थी। जसन उसकी ब्रेस्ट पर अपने हाथों से हल्का हल्का सहला रहा था और अति आहें भर रही थी, लेकिन उसकी वो आहें भी घुटी घुटी थी क्योंकि जसन एक पल के लिए भी उसके होठों को छोड़ नहीं रहा था। करीबन पिछले 20 मिनट से वो उसके होठों को चूम रहा था और अति भी उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। अब उसकी ब्रेस्ट को धीरे धीरे सहलाता हुआ उन्हें अपने हाथों में भरकर हल्का हल्का प्रेस करने लगा तो अति अपने सीने की तरफ से हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठने लगी, जिससे उसकी ब्रेस्ट और भी ज़्यादा अच्छे से जसन के हाथों में भरती जा रही थी। अति एक तरफ उसके होठों को चूम रही थी तो दूसरी तरफ उसका दिमाग भी चल रहा था। वो सोच रही थी कि क्यों जसन के करीब आने पर वो इस तरह से पिघलने लग जाती है। आज वो खुद को रोकना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रही थी, जैसे ये सब कुछ उसे बेहद सुकून दे रहा हो। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी बेचैनी दूर जा चुकी है और वो पूरी तरह से जसन को समर्पित हो चुकी है। अब अगर जसन आगे बढ़कर उसके साथ कुछ भी कर ले तो उसको मना नहीं कर पाएगी। पिछले 5 सालों से वो कभी किसी को अपने करीब आने नहीं देती थी, लेकिन जसन को तो वो दूर जाने का बोल भी नहीं पाती थी। जसन ने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा तो एकदम गोरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और उसके होंठ तो और भी ज़्यादा गुलाबी और सॉफ्ट हो चुके थे। उसने एक बार फिर से आंखें बंद कर ली और उसके होठों पर अपने होठों को रगड़ना शुरू किया और फिर उसके सिर से अपना सिर जोड़कर उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, क्या अब भी तुम्हें वही बेचैनी महसूस हो रही है? क्यों होता है ये सब? क्यों आपके पास आने पर मैं इस तरह से आपकी हो जाती हूँ? अति ने भी उसके होठों पर अपनी सांसें छोड़ते हुए बेहद मदहोश भरी आवाज़ में कहा। उसने अपनी आंखें अभी भी बंद कर रखी थी क्योंकि जसन के चेहरे की तरफ देखना फ़िलहाल उसके लिए पॉसिबल नहीं था और जसन की भी आंखें बंद थी क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी बेबी डॉल को महसूस कर रहा था। क्योंकि तुम हो ही मेरी, जसन ने अब अपनी आंखें खोलकर कहा तो उसकी बात सुनकर अति ने भी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखने लगी। जसन ने उसकी खुली हुई आंखें देखी तो उसकी आंखों पर बारी बारी से चूमने लगा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम हो ही मेरी बेबी डॉल, तो मेरी बाहों में आकर तो तुम्हें पिघलना ही है। आप मुझे बहुत बेचैन करते हैं। अति ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो जसन भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या इस बेचैनी को सुकून मैं नहीं देता? मुझे डर लगता है कहीं यह सुकून मेरी आदत ना बन जाए। मैं किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा तो जसन मुस्कुराया और उसके माथे को चूम कर बोला, मेरी रूह बंधी है तुमसे और रूह के रिश्ते बांधे नहीं जाते, बस बन जाते हैं। उसकी बात सुनकर अति ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखती रही। तो जसन ने अब उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छुआ और बोला, तुम बस मुझे महसूस करो और खुद को मुझ पर छोड़ दो। मुझे इंडिया नहीं जाना, अति ने फिर से कहा तो जसन मुस्कुराया और बोला, पहले भी जब तुम्हें अपने साथ लेकर गया था तो ज़बरदस्ती लेकर गया था, अब भी ज़बरदस्ती ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी।
इसलिए जिद छोड़ दो बेबी डॉल। तुम्हारी हर जिद पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली कभी पूरी नहीं होगी। उसकी बात पर अति ने मुंह बनाया तो जशन उसके ऊपर से हट गया और फिर अगले ही पल उसने अति को भी अपनी गोद में उठा लिया और बोला, आजकल कपड़े बहुत सेक्सी पहनने लगी हो। अगर ऐसे ही कपड़े पहनती रही तो बहुत जल्द ही जशन सिंह शेखावत से मुलाकात होगी तुम्हारी। तो आप कौन हैं? मैं भी जशन सिंह शेखावत हूँ, लेकिन फ़िलहाल बात मैं छोटे वाले जशन सिंह शेखावत की कर रहा हूँ, जो तुम्हें इस सेक्सी ड्रेस में देखकर बड़ा हो चुका है। जैसे ही जशन ने कहा, अति की आंखें बड़ी हो गईं और वो शर्म से लाल होने लगी। अगले दिन मुंबई, इंडिया। जशन अपनी बेबी डॉल को लेकर इंडिया वापस आ चुका था और उनका प्राइवेट जेट अपनी जगह पर लैंड हो चुका था। अब दोनों अपनी गाड़ी से शेखावत मैंसन के लिए निकल चुके थे, जहां अति जशन के साथ पीछे वाली सीट पर थी। वही तक्षक फ्रंट सीट पर बैठा था, क्योंकि उसे इंडिया को अच्छी तरह से देखना था। इंडिया आने पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। हालांकि अति उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए कहकर इंडिया लाई थी, लेकिन जशन जानता था कि यहाँ से वापस जाना तो अब पॉसिबल ही नहीं। और डॉक्टर से जशन ने बात कर ली थी। उन्होंने उसे बताया था कि अति जितना ज़्यादा उन चीज़ों के करीब रहेगी जिससे उसकी याददाश्त वापस आ सके, उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। जब धीरे धीरे उसे चीज़ें याद दिलाने की कोशिश की जाएगी तो खुद ब खुद उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और एक आदमी और एक औरत बैठे शराब पी रहे थे। उस औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना दिख रहा था उस हिसाब से उसका चेहरा काफ़ी भद्दा लग रहा था। उन दोनों के ही हाथों में जलती हुई सिगरेट थी। उनकी उम्र में काफ़ी फासला लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत माँ की उम्र की है तो वह आदमी उसके बेटे की उम्र का। जहाँ उस औरत की उम्र लगभग 60 साल की थी, वहीं वो आदमी करीबन 30-32 साल का लग रहा था। दोनों शायद अपनी किसी जीत का जश्न मना रहे थे। वो औरत उसे देखते हुए बोली, अब बस तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो उसकी जगह लेने के लिए। कोई नहीं जो तुम्हें पहचान पाएगा। अब हम मिलकर शेखावत एम्पायर और शेखावत मैंसन पर राज करेंगे और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर वो ज़ोरों से हंसने लगी और उस आदमी ने भी शराब के गिलास को अपने होठों से लगाकर एक ही झटके में खाली कर दिया। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई तो उन दोनों ने पलट कर देखा। सामने कुछ आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी अंदर आया और बोला, अभी अभी पता चला है कि जशन सिंह शेखावत इंडिया वापस आ चुका है। उसकी बात सुनकर वो औरत हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आओ जशन आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। पर अफसोस, तुमसे ज़्यादा हमें तुम्हारी मौत का इंतज़ार है, जो हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। और फिर पर एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी अभी वहाँ पर आया आदमी उसकी बात बीच में ही काट कर बोला। तो उस औरत ने अपनी सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो आदमी नज़रें झुकाकर बोला, अति जशन सिंह शेखावत। हा, नाम मत लो उस लड़की का। उसने सच में मुझे बहुत परेशान किया था। अगर वो खुद नहीं मरती तो मैं अपने हाथों से उसे मार देती। वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। उस आदमी ने एक बार फिर से उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो अब उस औरत ने गुस्से से घूर कर उसे देखा। वो आदमी आगे बोला, जशन सिंह शेखावत अकेला नहीं आ रहा, उसके साथ उसकी पत्नी अति जशन सिंह शेखावत और उसका बेटा तक्षक शेखावत भी आ रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? उस आदमी ने गुस्से से उसे घूरा तो वो दूसरा आदमी अपना सिर झुकाए बोला, माफ़ करिएगा बॉस, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अभी अभी हमें अपने कुछ आदमियों से खबर मिली है और हमने खबर पक्की करने के लिए एयरपोर्ट पर भी नज़र रखी थी। तो अभी कुछ देर पहले ही वो लोग गाड़ी में बैठकर शेखावत मैंसन के लिए निकले हैं। उस आदमी की बात सुनकर वो सोफे पर बैठा आदमी और औरत दोनों ही गुस्से से कांपने लगे। लेकिन फिर वो आदमी अचानक ही हंसने लगा और बोला, मैंने तो सिर्फ यूं ही एक चाल चली थी। मुझे क्या पता था वो चाल इस तरह से कामयाब होगी।
उस आदमी ने जैसे ही ये बात कही, वो औरत उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी तो वो आदमी के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन आ गए। वहीं दूसरी तरफ जसन सिंह शेखावत की गाड़ी और उसके सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियों का काफिला सड़क पर दौड़े जा रहा था कि अचानक ही बीचों बीच एक गाड़ी बम से विस्फोट हो गई। और ये वो गाड़ी थी जिसमें जसन एयरपोर्ट से घर के लिए निकला था। मतलब अब तक तो वो जसन और उसकी बेबी डॉल के साथ साथ उनका चूजा भी सबक सिधार चुके होंगे। वो औरत ने हंसते हुए कहा तो वो आदमी भी बेशर्मी से हंसने लगा। गाड़ी के बम से विस्फोट होते ही जसन ने अति को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो एयरपोर्ट से भले उस गाड़ी में बैठकर निकला था, लेकिन कुछ दूरी पर आकर ही उसने गाड़ी बदल ली थी। ना जाने क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था। इस तरह धमाका होने की वजह से अति बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन तक्षक को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो उस तरफ देख रहा था जहां गाड़ी में आग लगी हुई थी। जसन ने ड्राइवर को गाड़ी ना रोकने के लिए कहा और अति को अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने तक्षक को भी पीछे बुलाया, लेकिन तक्षक ने मना कर दिया और बोला, डोंट वरी एमपी, मुझे ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता। जसन ने अपनी औलाद को देखा जो बिल्कुल उस पर गई है। क्यूटनेस उसकी बेबी डॉल जैसी तो डेंजरस खुद जसन जैसा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था तो उसकी गोद में सिमटी हुई अति अभी भी डर रही थी। उसे पहले ही इंडिया आने पर इतना डर लग रहा था और आते ही ये सब होना उसे और भी ज़्यादा डरा रहा था। कुछ नहीं हुआ बेबी डॉल, सब कुछ ठीक है, प्लीज़ तुम परेशान मत होना, उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। लेकिन अति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसकी गोद में सिमटी रही। उनकी गाड़ी शेखावत मैंसन के अंदर एंटर हुई तो जसन ने एक सर्वेंट को तक्षक को उठाने के लिए कहा और फिर अति जब गाड़ी से बाहर निकलने को हुई तो उसने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। क्या कर रहे हैं आप ये? तक्षक सामने है, प्लीज़ मुझे इस तरह से गोद में मत उठाइए। तुम गोद में उठाने की बात कर रही हो और मैं तो तुम्हें उसके सामने प्यार भी कर सकता हूँ। तुमने देखा नहीं उसे कितना कूल है वो? और एक खुद को देखो, बनती हो एटीट्यूड क्वीन और छोटी छोटी बातों पर डर जाती हो। जसन ने कहा तो अति ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, वैसे तो मैं आपको दोबारा नहीं कहती खुद को छोड़ने के लिए, क्योंकि आपकी गोद में रहना मुझे भी पसंद है, लेकिन अब तो आप मुझे नीचे उतार ही दीजिए। आपकी गोद में आना तो दूर, मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगी। मेरे सामने नहीं आओगी तो और कहाँ जाओगी बेबी डॉल? जहन्नुम में चली जाऊंगी, लेकिन आपके सामने नहीं आऊंगी, अति ने खींचते हुए कहा तो जसन मुस्कुराया और बोला, वहाँ तुम नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी बुकिंग हुई है, क्योंकि जहन्नुम मेरी फेवरेट जगह है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बार बार वहीं भेजती हो, इसलिए मैंने उसे अपनी फेवरेट जगह बना ली है। लेकिन हाँ, तुम मेरे साथ वहाँ पर आ सकती हो, दोनों मिलकर जहन्नुम में चॉकलेट खाएंगे। कैसे इंसान हैं आप? जहन्नुम में भी आपको चॉकलेट खानी है? अति और भी ज़्यादा चिढ़ते हुए बोली तो जसन ने अब अपनी नज़र थोड़ी सी बदली और उसकी वो बदलती हुई नज़रें खुद पर पाकर अति की सांसें तेज होने लगीं, क्योंकि वो नज़रें नहीं जादू था। वो हल्का सा अपने होठों को दांतों से मसलते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा मुझे चॉकलेट खाने में इंटरेस्ट है? मुझे तो चॉकलेट से सनी हुई तुम पसंद हो, और तुम्हें तो मैं जहन्नुम में क्या, जहन्नुम में के भी जहन्नुम में खा सकता हूँ। ये बात कहकर उसने अपने होठों को दांतों तले हल्का सा दबाया और अपनी जीभ को अपने ऊपर वाले होठ से टच किया तो अति सिहरने लगी। वो अपनी नज़रें चुराने लगी तो उसका ध्यान सामने शेखावत मैंसन के दरवाजे पर गया, जो कि घर का अंदर वाला मेन गेट था। जब वो वहाँ से अंदर जा रही थी तो एकदम से उसकी सांसें तेज होने लगी। वो बड़े ध्यान से उस दरवाजे को देखने लगी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। जसन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। जो सर्वेंट तक्षक को उठाने के लिए आया था, तक्षक ने उसे वापस भेज दिया और दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। एमपी, मानना पड़ेगा, आपका घर तो हमारे घर से भी बहुत बड़ा और अच्छा है, उसने घर पर अपनी नज़र घुमाते हुए कहा तो जसन उसे देखते हुए बोला, ये मेरा नहीं हमारा घर है अम्बी।
उसका हमारा घर कहना अति का दिल धड़काने लगा था। वो भी घर पर अपनी नज़रें घुमाने लगी। कुछ हल्की हल्की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आने लगी थी तो उसकी आंखें बंद होने लगी। उसका सिर चकराने लगा। जसन ने जब उसे यूं देखा तो उसने रमा जी को तक्षक को संभालने के लिए कहा और अपनी बेबी डॉल को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां पर अब उसकी बेबी डॉल की सारी यादें ताज़ा होने वाली थी, क्योंकि आज भी वो कमरा वैसे था जैसे वो छोड़ कर गई थी। जसन ने उस कमरे की एक भी चीज़ नहीं बदली थी। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, अति ने कहा जब जसन उसे सीढ़ियों की तरफ लेकर जा रहा था। तो जसन ने उसके माथे को चूमा और बोला, अभी ठीक हो जाएगा। लगता है बिजनेस के अलावा आप पार्ट टाइम डॉक्टर भी हैं और लोगों की बीमारियां इसी तरह उन्हें पपियां झपियां देकर ठीक करते हैं। अति ने मुंह बनाकर कहा, लोगों की तो नहीं, लेकिन तुम्हारी हर बीमारी का इलाज मेरा प्यार ही है। जसन ने बड़े तिलकस अंदाज से कहा तो अति बस उसे देखती रह गई। उसकी बातों में एक अलग ही जादू होता था जो बस सुनकर ही अति उसमें खो जाने लगती थी। जसन उसे कमरे में ले आया था और कमरे में लाकर जब उसने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया तो अति ने सामने दीवार की तरफ देखा और अचानक ही उसके पैर लड़खड़ा गए और वो पीछे की तरफ हो गई। लेकिन जसन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। सामने जसन और उसकी तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर को देखते हुए अति कांपने लगी थी। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस तस्वीर को देखने लगी। उसने अपनी नज़रें घुमाई तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कमरे की हर दीवार पर जसन और उसकी तस्वीरें थी, और वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि कुछ अलग, जिनमें वो जसन के बेहद करीब थे और ये करीबी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। जसन ने अभी तक सिर्फ उसे संभाला था, लेकिन अब उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने हाथ उसके पेट पर कसते हुए बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? ये मैं नहीं हूं ना, ये तस्वीरें तुम ही हो बेबी डॉल। इन तस्वीरों में और मेरे दिल में भी बस तुम ही हो। जसन ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा तो अति को जैसे एक झटका लगा। अभी तक जसन की बातों को वो सिर्फ मजाक समझ रही थी, लेकिन ये तस्वीरें तो एक हकीकत बयान कर रही थी। वो उन तस्वीरों को ध्यान से देख रही थी, लेकिन उन तस्वीरों में जो दिखाया जा रहा था उनमें से कुछ भी उसे सच नहीं लग रहा था, या यूं कह लो कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जसन उसे यूं ही पेट से पकड़े हुए उन तस्वीरों की तरफ बढ़ने लगा और फिर एक तस्वीर के पास लेकर आया और बोला, तुम जानती हो ये हमारी शादी की तस्वीर है। उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था जैसे नज़रों से ही खा जाओगी, लेकिन बाद में मैंने तुम्हें मना लिया था। उसके कहने पर अति ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। उस वक्त वो काफ़ी छोटी लग रही थी और सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। तो अचानक ही उसे हंसी आ गई। उसे हंसते हुए देख जसन उसे दूसरी तस्वीर की तरफ ले गया, जो उनके शादी के रिसेप्शन की तस्वीर थी, और उस तस्वीर में अति बहुत ज़्यादा नशे में थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी टेढ़ी नज़र आ रही थी। उस तस्वीर को देखते हुए जसन बोला, तुम्हें पता है रिसेप्शन में तुम पियक्कड़ बनकर घूम रही थी और मैं तुम्हें संभाल रहा था। वैसे तो तुम मेरी जान निकालती ही हो, लेकिन उस दिन तो तुम्हारी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा सेक्सी थी कि मेरी जान निकल रही थी। तुम्हारी वो नशीली आंखें आज भी मुझे अच्छे से याद हैं। उस दिन तुमने पहली बार पी थी, शायद इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा नशा हो गया था। उसकी बात सुनकर अति एक बार फिर से हंसने लगी। एक एक कर जसन उसे उन तस्वीरों के पास लेकर जा रहा था और तस्वीरों के पीछे की कहानी याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कहानियाँ सुनकर अति हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका सिर दर्द होने लगा तो वो जसन की तरफ देखते हुए बोली, अगर ये सब सच है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें कुछ याद आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे साथ पुरानी यादों से ज़्यादा अब मैं नई यादें बनाना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से तुमसे दूर रहा हूँ मैं, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से एक भी पल दूर नहीं कर सकता।
बहुत तड़पा हूँ मैं इन 5 सालों में, अब और मुझे मत तड़पाओ। एक बार मुझे अपना जसन जी कहकर पुकारो ना। उसकी बातें सुनकर अति उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आवाज़ में जो तड़प थी वो बिल्कुल सच लग रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। वो फिलहाल उससे कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसके सामने से हटते हुए बोली, मैं तक्षक को देख कर आती हूँ। लेकिन उसके जाने से पहले ही जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और घुमाते हुए एक बार फिर से अपने सामने किया और इस बार उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। तो अति बस उसकी आंखों में देखती रह गई। आई नीड यू, वो एकदम तड़प कर बोला। तो अति की वो बिल्कुल शांत नज़रें भी झुक गई। उसकी सांसों का दौर तेजी से चलने लगा और उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसकी वो आवाज़ ही इतनी ज़्यादा मदहोश थी कि उसके सामने वो ना ही कुछ कह पाई और ना ही उसे रोक पाई। जसन उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होता हुआ उसके होठों की तरफ देखने लगा और फिर बड़ी ही बेसब्री से उसके होठों पर होठ रख कर उन्हें बेतहाशा चूमने लगा। अति ने भी जल्दी से अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। ना जाने उसे भी एक तड़प सी महसूस क्यों होने लगी, जो वो उसके होठों को अपने होठों से मिलाकर मिटाने लगी। जसन लगातार उसके होठों को शिद्दत से चूम रहा था और उसके होठों के रस से ज़्यादा उसके प्यार का सुकून अपने अंदर समेट रहा था। उसने उसकी कमर पर अपने हाथ और भी ज़्यादा कस दिए और उसे यूं ही खींचते हुए बेड की तरफ ले गया और फिर खुद घूमकर बेड पर गिरा और अति को भी अपने ऊपर गिरा लिया। वो लगातार उसके होठों को चूम रहा था और उसके अंदर तक अपने एहसास भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को किस करते करते पागल हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। अति भी उसके सिर पर अपना हाथ रख कर उसके बालों को सहला रही थी। वो भी पीछे बिल्कुल नहीं थी। वो भी पूरी तरह से उसे रिस्पॉन्स दे रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं उस पर हावी ही हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 5 सालों की कसर वो एक ही दिन में पूरी कर देंगे। अचानक ही दरवाज़ा नॉक हुआ, जिसकी वजह से अति अचानक होश में आई। जसन के होठों से अपने होठों को रिहा करवा वो गुस्से से उसे देखने लगी। एक ना ये तुम सब कुछ करके गुस्से से मत देखा करो, जसन मुंह बनाकर बोला। क्यों, मेरे गुस्से से आपको डर लगता है? अति ने उसे घूरते हुए पूछा तो जसन मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, नहीं बेबी डॉल, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा हॉट लगती हो और इस हॉटनेस को मैं बिना शांत किए छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी बात सुनकर अति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। जसन की उंगलियां उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। जसन ने उसे कमर से थाम कर अपने ऊपर से हटाया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर रमा आंटी थी, जो अति के लिए नाश्ता लेकर आई थी। आज पहली बार जसन को रमा आंटी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उनके अच्छे भले प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दी थी। अति अभी भी बिस्तर पर ही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जसन के प्यार से उसे जो सुकून मिला था, उससे अब उसे अच्छे से नींद आने लगी थी। जसन ने रमा आंटी से तक्षक के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी थका हुआ था, इसलिए दूध पीकर सो गया है। उसके सोने के बारे में सुनकर जसन को भी राहत मिली थी कि अब अपनी बेबी डॉल के साथ वो आराम से वक्त बिता सकता है। उनके हाथों से नाश्ते की ट्रे लेकर वो दरवाजे बंद कर अंदर आया तो उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया, क्योंकि सामने अति अपनी आंखें बंद किए आराम से सो चुकी थी। वह उसके पास आया और उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर खुद अपने कपड़े उतारने लगा। उसके बाद उसने अपनी बेबी डॉल के कपड़े भी उतार दिए, बिना ये सोचे कि अगर वो खुद को बिना कपड़ों के देखेगी तो क्या तूफान उठाएगी। एक आदमी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि अचानक ही किसी ने उसे पीछे से खींचा और उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। इस तरह से हाथ उठाने पर वो आदमी भी गुस्से से भरने लगा और सामने खड़ी उस औरत को घूर कर देखने लगा। वो भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो औरत भी चिल्लाते हुए बोली, मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं,
लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मार कर मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकती, इसलिए तुम्हें ज़िंदा रख रही हूँ। लेकिन क्या कहा था तुमने मुझसे? हाँ, कि आज ही वो जशन और उसका परिवार स्वर्ग सिधार जाएगा, लेकिन वो तो अपने घर भी पहुंच चुका है। आखिर ये थी तुम्हारी प्लानिंग, एक नंबर की वाहियात प्लानिंग। मेरी प्लानिंग अगर इतनी ही वाहियात थी तो तुम क्यों नहीं कुछ बढ़िया सा प्लान करती? या कब तक मेरे ही आश्रय पड़ी रहोगी? जुबान संभाल कर बात करो। अच्छा, वरना क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती तुम, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इसलिए अपनी आवाज़ और अपनी आंखें नीचे रखो। वो आदमी भी गुस्से से गुर्राया और वहाँ से चला गया, और वो औरत बस उसे वहाँ से जाते देखते रह गई। उसके दिमाग में अब कुछ चलने लगा था। शेखावत मैंशन। करीबन 2 घंटे बाद टेबल पर रखा जसन का फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसकी आंख खुली। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को साइलेंट किया ताकि उसकी बेबी डॉल की नींद खराब ना हो जाए। उसने फ़ोन देखा तो उसकी एक इम्पोर्टेंट कॉल थी जो रिसीव करनी बहुत ज़रूरी थी। वो बेड पर से उठा और फिर अपने बॉक्सर पहनकर बालकनी में फ़ोन पर बात करने चला गया। तो जैसे जैसे वो बात कर रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर त्योरियां बढ़ती जा रही थी। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद वो वापस कमरे में आया और कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनकर वो एक बार फिर से अपनी बेबी डॉल के पास आया और उसके माथे को चूम कर बोला, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा बेबी डॉल, तुम परेशान मत होना। इतना कहकर एक बार फिर से उसके माथे को चूम कर वो कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर शेखावत मैंसन से बाहर निकला, वहाँ खड़े एक गार्ड ने अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया और फिर कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। करीबन 4 घंटे बाद शेखावत मैंशन। तक्षक दरवाज़ा नॉक कर रहा था और अंदर अति अभी भी सो रही थी। दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनकर वो उठी और फिर अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखने लगी। कमरे को देखकर उसके दिमाग में फिर से कुछ देर पहले की यादें ताज़ी हो गई, लेकिन तभी उसका ध्यान खुद पर गया और एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि इस वक्त उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने खुद को एक बार फिर से ब्लैंकेट से कवर कर लिया, लेकिन दरवाजे पर नॉक की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। तो वो परेशान होते हुए अपनी जगह से उठी और अपने वही कपड़े पहनने लगी जो थोड़ी देर पहले जसन ने उतार कर वहीं पर फेंक दिए थे। जल्दी से कपड़े पहनकर उसने दरवाज़ा खोला और तक्षक को अपनी गोद में लिया। उसे इस वक्त जसन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तक्षक के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल ही रही। जिस तरह से वो बिस्तर पर थी, उसे बेचैनी हो रही थी कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर अचानक ही वहाँ पर कदमों की आहट हुई तो उसने नज़रें उठाकर देखा। जश्न सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। वो उन दोनों के पास आया और बिना उन दोनों से कुछ कहे सीधा कमरे के अंदर चला गया। तो अति एकदम से हैरान रह गई। वो भी जश्न से बात करना चाहती थी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इजाज़त के बिना उसे यूं बिस्तर पर सुलाने की, लेकिन तक्षक के सामने उसने कुछ नहीं कहा और फिर तक्षक को लेकर नीचे आ गई। उसने रमा आंटी से उसे कुछ खिलाने के लिए कहा और फिर खुद वापस ऊपर कमरे में आ गई। इस वक्त जश्न अलमारी में से कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक ही अति ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सच में लगने लगा कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि हम दोनों में कुछ तो है। तभी मैं तुम्हें रोक नहीं पाती, लेकिन तुम तो अपनी हदें ही भूल गए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? वो अभी बोल ही रही थी कि अचानक ही जसन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाते हुए उसकी पीठ से लगा लिया और बोला, ज़ुबान बंद करो अपनी, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मैं अपने आप को कुछ समझूं या ना समझूं, लेकिन तुम इतना समझ लो कि मुझे फालतू की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आज के बाद मुझसे ज़बान लड़ाने की कोशिश भी की तो पटक कर बाहर फेंक दूंगा। उसके इस तरह करने से अति एकदम हैरान रह गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। कितने घटिया इंसान निकले तुम।
जब तक मैं यहाँ पर नहीं आई थी तब तक तुम मेरे साथ किस तरह से बिहेव कर रहे थे, जैसे मैं ना जाने तुम्हारे लिए कितनी ही अजीज़ हूँ, और मेरे यहाँ आते ही अचानक से तुम्हारा बर्ताव बदल गया। वो गुस्से से लाल होती हुई बोल रही थी और जसन के हाथों से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा वो ज़ोर लगा रही थी उतना ही जसन उसका हाथ कसता जा रहा था और अब उसके हाथों पर लाल निशान होने शुरू हो गए थे। उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश में अति का टॉप ऊपर से नीचे सरकता जा रहा था और इसी वजह से उसकी क्लीवेज साफ दिखाई देने लगी थी। जसन की नज़र उसके वहाँ पर टिकी हुई थी, खुद को उसे यूं देखते हुए। अति ने अपने दूसरे हाथ से खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो जसन की नज़रें उन पर ठहर चुकी थी। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे धक्का देते हुए बेड पर ले गया और उसे बेड पर पटक कर खुद उसके ऊपर आ गया। तो अति की आंखें फटी की फटी रह गई। आज तक जसन कितनी बार उसके करीब आया था, लेकिन इस तरह तो उसने कभी भी उसके साथ नहीं किया था। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जसन के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। वह लगातार उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी और जसन उस पर उतना ही हावी होता जा रहा था। वह उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखने वाला था कि अति ने अपने हाथ से उसके चेहरे को जकड़ लिया और अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जसन में इस वक्त कोई राक्षस घुस गया हो। उसे जसन पहले वाला जसन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर शेखावत? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिरे हुए इंसान होंगे। मैं आज ही यहाँ से वापस चली जाऊंगी। वह गुस्से में उसके मुंह को पीछे धकेलते हुए बोली, लेकिन जसन भी उतना ही ज़्यादा जोर लगाते हुए उस पर झुकने की कोशिश कर रहा था। उसके तीखे नाखून उसके चेहरे पर चुभ रहे थे, लेकिन वो फिर पीछे नहीं हट रहा था। अति की कलाई में भयंकर दर्द होने लगा था। इतना ज़्यादा जोर लगाना उसके बस की बात नहीं थी। कहीं ना कहीं वो हार रही थी और फिर अचानक ही उसका हाथ पीछे हो गया और जसन उसके ऊपर उठकर उसकी गर्दन को बुरी तरह से चूमने लगा। उसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस कर अति को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कांटे चुभ रहे हों। आज तक जसन ने कभी इस तरह से उसे नहीं चूमा था। वो दोनों कितनी बार एक दूसरे के करीब आए थे और अब भी ना जाने कितनी बार वो दोनों एक दूसरे के इस तरह से करीब हुए थे, लेकिन इतना घिनौना एहसास उसे कभी नहीं हुआ था। उसे नफरत हो रही थी जसन से। उसने एक बार फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद से हटा ही नहीं पाई। जसन उसकी गर्दन पर काटने लगा था, जिसकी वजह से उसे बेहद दर्द हो रहा था। जहाँ जहाँ वो उसे काट रहा था वहाँ वहाँ पर काले निशान पड़ते जा रहे थे और कहीं पर तो खून भी जमने लगा था। उसने दर्द से कहराते हुए ही एक बार फिर से अपना पूरा जोर लगाया और खींचकर जसन को धक्का देते हुए उसे खुद से हटा दिया और बड़ी ही फुर्ती से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। जसन ने भी खुद को संभाला और गुस्से से उसे देखने लगा। वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब आया, लेकिन इस बार वो उसे दोबारा धक्का देकर बेड पर पटकता उससे पहले ही अति ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। जसन उसे और भी ज़्यादा घूर कर देखने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद की और उसे धक्का देकर एक बार फिर से बेड पर पटक दिया और बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? साला आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया और तूने मुझ पर सीधा हाथ उठा दिया। बहुत आग है ना तेरे अंदर। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। एक बार पहले तो तू मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन अब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। आज तो मैं तेरे जिस्म का हर हिस्सा बुरी तरह से नोच डालूंगा। वो गुस्से से कांपता हुआ ये बात बोला और एक बार फिर से उस पर झुक गया, लेकिन अभी वो उस पर झुका ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने गुस्से से कांपते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा, जो कि बेड पर ही पटका हुआ था। तो फ़ोन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखकर उसने अपना फ़ोन जल्दी से उठाया और कान से लगा लिया। सामने वाले ने कुछ बातें कही तो उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से भरने लगा और वो अति के ऊपर से खड़ा होकर बुरी तरह से कांपने लगा। उसका चेहरा बेहद लाल होता जा रहा था
और ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त कोई उसके सामने आ जाए तो वह उसकी जान ले लेगा। उसे इस तरह देखकर अति की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जश्न ही खड़ा है। वो अभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखती रही थी कि जश्न गुस्से से कांपता हुआ कमरे से बाहर चला गया तो वो बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। घर से बाहर आकर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा तो बड़ी ही तेज़ी से वो गाड़ी शेखावत मैंसन के बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अति बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते ही नीचे गिर गई। अभी तक उसने जश्न के साथ जितने भी पल बिताए थे सारे उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। कैसे मलेशिया में वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और जश्न ने उसका कितना ध्यान रखा था। तक्षक को भी उसने कितना प्यार दिया और उसका उसे छूना भी उसे कितना सुकून देता था। लेकिन अब तो सब कुछ अलग ही लग रहा था। उसे छूने से वो बेचैन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जश्न उसे छू नहीं रहा बल्कि उसके जिस्म पर कांटे चुभो रहा है। नहीं, जश्न मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ये सब क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उन्हें हुआ क्या है और मैंने उन पर हाथ कैसे उठा दिया? हो सकता है उन्हें कोई गलत फहमी हो या फिर वो परेशान हो, वरना वो मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकते। मलेशिया में भी वो मेरी इजाज़त के बिना कभी आगे नहीं बढ़े, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करनी होगी। अति ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और फिर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर घर से बाहर आई जहां से जश्न की गाड़ी दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। वो भी जल्दी से एक गाड़ी में बैठी और जश्न की गाड़ी का पीछा करने लगी। जश्न इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं था। अभी जश्न की गाड़ी कुछ ही दूरी पर आई थी कि अचानक से ही वो गाड़ी रुक कर चलने लगी। तो जश्न गुस्से से उस गाड़ी को देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। उसने एक बार फिर से रेस देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रेस पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से पैर दबाया, अचानक ही वो गाड़ी हवा में उछल गई और एक बम विस्फोट के साथ उस गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए। हवा में ही आग लगी उस गाड़ी को अति अपनी आंखों से जलते हुए देख रही थी। भयंकर आग लगी वो गाड़ी एक बार फिर से ज़मीन पर आकर गिरी और देखते ही देखते तबाह होने लगी। तो अति जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आई और उस गाड़ी की तरफ भागी, लेकिन वो उस गाड़ी के पास पहुंचती उससे पहले ही दो लड़कियों ने उसे रोक लिया। उन लड़कियों ने उस वक्त काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अति को उसकी बाहों से पकड़ लिया था, लेकिन वो भी उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे और वो उस आग को देखते हुए चिल्ला रही थी। उसकी आंखें एकदम से खुली की खुली थी, क्योंकि उसके सामने उसके जश्न जी की तस्वीरें चल रही थी। जैसे ही उसने उस गाड़ी को आग में स्वाहा होते हुए देखा, अचानक ही उसके सिर में तेज दर्द उठा और कुछ पलों के लिए वो बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक ही वो खुद होश में आई और गाड़ी से बाहर निकलकर जश्न की गाड़ी की तरफ भागी। पर रास्ते में ही उन दो लड़कियों ने उसे रोक लिया था। छोड़ो मुझे मेरे जश्न जी के पास जाना है। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। वो मेरे जश्न जी हैं। मैं उनकी बेबी डॉल। वो रोते हुए चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उसका रोना आसमान को भेद देने वाला था। वो बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी और वो लड़कियां सिर्फ उसे संभाल रही थी। उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हुए खुद को उनकी पकड़ से छुड़वाया और एक बार फिर से उस गाड़ी की तरफ भागी और बोली, मेरे जश्न जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे भी नहीं जीना। मैं मेरे जश्न जी के साथ ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरे जश्न जी अपनी बेबी डॉल को छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना कहकर वो जल्दी से भागते हुए उस आग के पास पहुंची और उस आग के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक औरत आराम से सोफे पर बैठी सिगरेट पी रही थी और उसके दूसरे हाथ में शराब का जाम था कि कुछ आदमी जल्दी से उस कमरे में आए और देखते ही देखते उन्होंने उस औरत को बुरी तरह से घेर लिया। उस औरत ने नज़रें उठाकर उन सब आदमियों की तरफ देखा और
फिर जल्दी से अपने आदमियों को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन उसके आदमी आए पर जिंदा नहीं। कुछ आदमी धीरे धीरे उसके सभी आदमियों की लाशों को उसके आगे आकर पटकने लगे तो उस औरत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तुम सब लोग कौन हो और किसके आदमी हो? तुमने मेरे सभी आदमियों को कैसे मारा? वो औरत गुस्से से कांपते हुए बोली, लेकिन उसके जवाब में सिर्फ वो आदमी हंसे जा रहे थे। देखते ही देखते कुछ आदमियों ने उस औरत को हाथ और पैरों से बांधा और फिर उसे गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल गए। अति आग के अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। तो गुस्से से वो उस आदमी को एक बार फिर से धक्का देने लगी ताकि वो अपने जशन जी के पास जा सके। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी के सीने पर अपने हाथ रखे तो उसके हाथों को ठंडक मिली और उसके हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। वो उस छुअन को महसूस कर सकती थी। उसने अपनी नज़रें उठाकर उस आदमी की तरफ देखा तो अपने सामने अपने जशन जी को देखकर ना वो कुछ कह पाई और ना ही उसकी तरफ देख पाई। बस उसकी बाहों में झूल गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका जशन उसके सामने बिल्कुल सही सलामत था। उसकी दुनिया उसके सामने थी और उसके पास थी। जशन ने भी उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? तुम तो छोटी छोटी बातों से नहीं डरती थी, तो अब क्यों रो रही हो? तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहाँ कैसे आई? घर पर तक्षक तुम्हारे बारे में पूछ रहा होगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर अति ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और अपनी लाल सूनी आंखों से उसे देखने लगी और रोते हुए बोली, बेबी डॉल के जशन जी। वो बड़े ही प्यार से ये बात बोली थी जैसे वो हमेशा जशन को पुकारती थी। मैं आपकी बेबी डॉल, आप मेरे जशन जी। वो रोते हुए बड़ी ही मुश्किल से अटक अटक कर ये बात बोल पा रही थी और उसकी बात सुनकर जशन बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे क्योंकि उसकी बेबी डॉल ने आज उसे जशन जी कहकर पुकारा था। मतलब उसे सब याद आ गया था। अति एक बार फिर से उसके सीने से लग गई और ज़ोर से रोने लगी और इस बार जशन ने भी उसे और ज़्यादा कस कर अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन अचानक से जब अति की बाहों की पकड़ ढीली हो गई तो जशन ने उसे खुद के सीने से हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे पता चला कि अति बेहोश हो चुकी है। उसे बेहोश होते देखकर वो भी डर गया। उसने जल्दी से पूरी तरह उसे अपनी गोद में उठाया, लेकिन वहाँ से जाने से पहले उसने एक नज़र उस गाड़ी की तरफ देखा जिसमें से आग की लपटें अभी भी निकल रही थी। और इस वक्त उस आग को देखते हुए उसकी आंखों में आग से भी ज़्यादा भयंकर गुस्सा था। कल एक बम विस्फोट तुमने करवाया और आज एक बम विस्फोट मैंने करवाया। गलती ये नहीं तुम्हारी कि तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की। गलती तो ये है कि तुमने मेरी बेबी डॉल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। आग लग जाती है मुझे जब कोई मेरी बेबी डॉल को छूने की कोशिश भी करता है, तो तुमने तो ज़बरदस्ती उसे छुआ था। तुम्हारा आग में जलना तो बनता था मिस्टर मौलिक राय चौधरी। गुस्से से अपनी आंखें उस आग की लपटों पर डालता हुआ जशन अति को अपनी गाड़ी की तरफ ले गया था और फिर उनकी गाड़ी सीधा शेखावत मैंसन के लिए चल दी। उस औरत को गाड़ी में बांधकर एक बेसमेंट में ले आया गया था और अब उसे एक कुर्सी पे बिठाकर रस्सियों से बांध दिया गया था। वो औरत अभी तक बेहोश थी, लेकिन जल्दी ही उसे होश आने वाला था और होश आते ही उसके होश उड़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ अति बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और उसकी एक तरफ तक्षक था तो दूसरी तरफ जशन, और दोनों ही उसका हाथ पकड़कर बैठे थे। दोनों की नज़रें भी अपनी बेबी डॉल पर थीं। कुछ देर बाद अति की पलकें फड़फड़ाने लगी तो उन दोनों के हाथ भी उसके हाथों पर कस गए और वो बेसब्री से उसकी आंखें खुलने का इंतज़ार करने लगे। आंखें खोलने पर अति ने पहले सामने की तरफ देखा और फिर तक्षक की तरफ। तक्षक उसे देखते हुए बोला, मम्मा, आज फिर से आप बेहोश हो गई थी। आप ठीक तो है ना?
वो तो अच्छा हुआ जो एमपी आपको घर ले आए, वरना इंडिया आते ही आप गुम हो जाती। उसकी बातें सुनकर अति मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट झूठी थी, क्योंकि फ़िलहाल तो उसका रोने का जी कर रहा था। उसने एक बार भी जसन की तरफ नहीं देखा था, जो बेसब्री से उसकी नज़रें खुद पर आने का इंतज़ार कर रहा था। आप ठीक तो हैं ना मम्मा? तक्षक ने पूछा तो अति ने धीमे से कहा, हाँ बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अति भले ही उसकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसने उसके हाथों से अपना हाथ नहीं छुड़वाया था, बल्कि अब उसके हाथ पर भी उसके हाथ की पकड़ बनी हुई थी। जशन अभी भी उसकी तरफ देख रहा था और हर बढ़ते पल के साथ उसके चेहरे पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एमबी, आप मेरा एक काम करोगे क्या? जसन ने कहा तो तक्षक ने उसकी तरफ देखा तो जसन उससे बोला, आप जाकर अम्मा आंटी से अपनी मम्मा के लिए कुछ खाने का बनाइए, तब तक आपकी मम्मा रेस्ट करेंगी। ओके एमपी, तक्षक ने कहा और फिर जल्दी से बेड से उतर कर नीचे हॉल में चला गया। उसके जाने के बाद भी अति ने जसन की तरफ नहीं देखा, तो इस बार जसन ने उसका हाथ छोड़ दिया तो अति बेचैन हो उठी। लेकिन अगले ही पल जसन खुद बिस्तर पर लेट गया और उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया तो वो एकदम से फफक कर रो पड़ी। ना जाने कितने वक्त से वो अपने जसन जी से दूर थी। उसे अपना अतीत तो याद आ चुका था, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 5 साल की यादें भी उसके अंदर ताज़ा हो गई थी। उसे हर एक पल याद आ रहा था, कैसे वो इन 5 सालों में हर एक पल अधूरी अधूरी रहती थी। हर वक्त एक बेचैनी उसे घेरे रहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी आखिर वो बेचैन क्यों है। उसने कितना जानने की कोशिश की कि आखिर कौन था उसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से तक्षक उसकी ज़िंदगी में आया, कौन था जिसने उससे प्यार किया लेकिन फिर उसे यूं ही छोड़कर चला गया। उसे बहुत गुस्सा आता था उस इंसान पर, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ गया तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो ये 5 साल अपने जसन जी को कितना कोसती रही, जबकि उसके जसन जी भी उसके बिना उतना ही तड़प रहे थे जितनी वो। ये 5 साल उन्होंने भी ना जाने किस तरह बिताए होंगे। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था और जसन भी उसे अपने सीने से लगाए उसे रोने दे रहा था, क्योंकि ये रोना उसकी ज़िंदगी का आखिरी रोना होने वाला था। उसके बाद तो अब जसन ने सोच लिया था कि अपनी बेबी डॉल को वो कुछ भी नहीं होने देगा। एक बार पहले उसकी गलती की वजह से उसकी बेबी डॉल उससे दूर हो गई थी, तो अब एक बार कुदरत ने ही उनकी ज़िंदगी के साथ खेल खेल दिया था। लेकिन अब तो वो उस कायनात को भी उन दोनों के बीच नहीं आने देगा। वो अपनी बेबी डॉल को बिल्कुल एक बेबी डॉल की तरह ही रखेगा। कुछ नहीं था कहने के लिए उनके पास, बस दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। अति का जब दिल पूरी तरह से हल्का हो गया तो वो जसन के सीने से अपना सिर निकाल कर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। पूरे 5 साल बाद वो उसका चेहरा ध्यान से देख रही थी। कितना बदल गया था वो, पर बदला भी खतरनाक तरीके से था। अब तो और भी ज़्यादा सेक्सी लगने लगा था। उसकी वो हल्की लंबी बियर्ड और स्मोकिंग कर कर के डार्क हुए लिप्स उसे और भी ज़्यादा कातिलाना लुक दे रहे थे। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और रोते रोते ही हंसने लगी। उसकी आंखों में एक तरफ नमी थी और दूसरी तरफ होठों पर मुस्कुराहट, और ये उसकी क्यूटनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। जसन उसे देखते हुए बोला, क्या देख रही हो बेबी डॉल? देख रही हूँ मेरे जसन जी कितने बदल गए हैं, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुम्हारे जसन जी का सिर्फ चेहरा बदल सकता है, उसका दिल अभी भी वैसा ही है जैसे पहला था, तुम्हारे लिए बेसब्री से तड़पता हुआ। जसन ने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाकर कहा। अब अति की नज़रें भी उसके होठों पर ठहर गई थी। वो भी अपनी जीभ बाहर निकाल कर अपने ऊपर वाले होंठ को हल्का सा जीभ से छूते हुए बोली, मुझे अभी इस तड़प को शांत करना है। इतना कहते ही वो अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठती हुई सीधा उसके सीने पर आ गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होठों को बेतहाशा शिद्दत से चूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से भरी हुई हो और अब अपने अंदर की सारी भड़ास वो जसन के होठों पर निकाल रही है।
वो पूरी तरह से उसके ऊपर लेटी हुई थी और उसका भार भी सारा जसन के ऊपर था। जसन ने भी उसे कमर से थाम लिया था और उसे अपने होठों के साथ मनमानी करने दे रहा था, क्योंकि अब तक सिर्फ वो अपनी बेबी डॉल को किस कर रहा था, लेकिन अब उसकी बेबी डॉल उसे किस कर रही थी और इसके अलावा तो उसे और कुछ चाहिए ही नहीं था। वो अपने होठों को ढीला छोड़कर यूं ही लेटा रहा और अति ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके होठों को निचोड़ने की। उसके होठों का एक एक हिस्सा वो अपने होठों में लेकर बुरी तरह से चूस रही थी और उसके मुंह के अंदर तक अपने होठों और अपनी जीभ से उसे छू रही थी। उसकी बेसब्री और बेचैनी उसकी इस किस से महसूस हो रही थी और बढ़ते पल के साथ उसकी किस और भी ज़्यादा डीप और पैशनेट होती जा रही थी। इतना कुछ होने के बाद जसन कैसे खुद पर कंट्रोल करता। उसके हाथ भी अब कभी अति की कमर से कभी नीचे की तरफ जा रहे थे तो कभी ऊपर की तरफ आ रहे थे। वो अपनी बेबी डॉल के हर हिस्से को अपने होठों से छूना चाहता था, लेकिन उसकी बेबी डॉल उसके होठों को ही नहीं छोड़ रही थी। उसका हाथ उसकी कमर से उसके शॉर्ट्स के अंदर जाने ही लगा कि एकदम से तक्षक की आवाज़ आई, एमपी, मम्मा। अति ने एक झटके से जसन के होठों को छोड़ा और सीधा बैठ गई, लेकिन अभी भी वो जसन की कमर के ऊपर ही थी और दोनों ही जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर थे, उनके जिस्म बेकाबू होते जा रहे थे। जसन तो तक्षक को इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से से देख रहा था कि अगर वो उसका अपना बच्चा नहीं होता तो उसे डंडे से पीटता हुआ किसी स्कूल या किंडरगार्टन में छोड़ आता। मतलब जब भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तभी वो अपनी नाक घुसाने आ जाता है। मम्मा, आप ये सब क्या कर रही हैं? और एमपी, व्हाट इज़ दिस? कम से कम आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये सब अगर आपको करना ही है तो दरवाज़ा बंद करके कीजिए, वरना मुझ पर गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे ही तक्षक ने कहा, अति की आंखें बड़ी हो गई। उसका बच्चा उसे सवाल नहीं कर रहा बल्कि उसे टिप दे रहा है रोमांस करने की। सच में उसके जसन जी की औलाद बिल्कुल उसके जैसी ही है। पर मैं कुछ नहीं कर रही थी बेटा, वो बस। कूल मॉम, कूल, जस्ट रिलैक्स। आई नो पापा मम्मा को और मम्मा पापा को यूं ही प्यार करते होते हैं, सो जस्ट चिल एंड हैव सम फन। इतना कहकर बिना अति की बात सुने तक्षक वहाँ से चला गया और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गया। तो अति की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई, लेकिन जसन का चेहरा नॉर्मल था। अति ने अपना चेहरा जसन की तरफ घुमाया और बोला, क्या क्या बोल कर गया अभी ये? इसने आपको पापा बोला? तो अगर मैं उसका पापा हूँ तो मुझे पापा ही बुलाएगा। अब मैं इतना भी कूल नहीं कि अपने ही बच्चे से खुद को ब्रो कहलवाऊँ। लेकिन अगर उसने मुझे ब्रो कहा भी तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी, क्योंकि फिर उसकी गर्लफ्रेंड मुझ पर भी लाइन मारेगी। जसन ने लंबी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, व्हाट द फक? अति हैरानी से चिल्लाई और बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि इसे कैसे पता कि आप इसके डैड हैं? उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुराया और बोला, बेबी डॉल, शायद तुमने सुना नहीं कि अभी अभी उसने मुझे क्या कहकर बुलाया और मैं उसे क्या कहकर बुलाता हूँ। जसन की बात सुनकर अति सोचने लगी कि तक्षक उसे क्या कहकर बुलाता है और जसन भी उसे क्या कहकर बुलाता है। तो काफ़ी सोचने पर उसे ध्यान आया, एमपी और एमबी। वो हल्का सा बड़बड़ाई तो जसन की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, तो बेबी डॉल, एमपी का मतलब मेरे पापा और एमबी का मतलब मेरा बच्चा। सीरियसली? उसकी बात सुनकर अति का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस जसन की तरफ देखती रह गई। बेबी डॉल, वो चला गया, प्लीज़ अब तो दोबारा कंटिन्यू करो ना, जसन ने कहा। तो अति ने गुस्से से उसे देखा। कितने दिनों से वो इंसान उसे पागल बना रहा था। वो कैसे नहीं समझ पाई कि एमपी और एमबी का मतलब ये भी हो सकता है। वो उसके ऊपर से हटी और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, आपको पता है मैंने एमपी और एमबी के बारे में कितना सोचा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसका मतलब ये था। तो बेबी डॉल, अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसने कहा। तो अति का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। मैं जा रही हूँ एबी के पास। उसने कहा
और बेड पर से खड़ी हो गई तो जसन ने हैरानी से देखा और बोला, ए भी। उसकी हैरानी भरी नज़रें खुद पर पाकर अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, अपने बच्चे के पास। बेबी डॉल। जसन तेजी से बोलता हुआ बेड पर से उठा और उसकी तरफ भागा तो अति दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आज कमरे से बाहर जाने दूंगा? उसकी वो इंटेंस नज़रें और जिस तरह से जसन ने उसकी कलाई पकड़ी थी वो महसूस कर ही अति की सांसें बढ़ने लगीं और उसका चेहरा गुलाबी होने लगा था। वो अपना हाथ उसके हाथों से छुड़वाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तक्षक क्या सोचेगा हमारे बारे में? सोचना क्या है, वो जानता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को प्यार कर रहे होंगे, और वो भी वाइल्ड वाला। कैसी बातें करते हैं आप? वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना। बच्चा नहीं है वो, तुम नहीं जानती उसे। शैतान है वो पूरा। आप मेरे बच्चे को शैतान कह रहे हैं? अति घूरते हुए बोली तो जसन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं हमारे बच्चे को शैतानों का शैतान बोल रहा हूँ। और अब तुम उसकी बात छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती? जैसे ही उसने ये सवाल किया अति बस उसकी आंखों में देखती रह गई। जसन भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने एक बार फिर से पूछा, बताओ ना बेबी डॉल, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें प्यार करूं? मेरी आंखों में देखकर बताइए कि क्या आपको नहीं लगता मैं आपके प्यार के लिए तड़प रही हूं? जैसे ही अति ने कहा, जसन ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ा और उसे अपनी उंगलियों से सहलाने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी ही सेडक्टिव वॉइस में बोला, आई वाना लव यू एंड आई वॉन्ट योर लव। अति भी उसकी आंखों में देखते हुए मधोशी भरी आवाज़ में बोली तो जसन ने उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रखे और उन्हें बेतहाशा चूमने लगा। उसके होठों को अपने होठों पर महसूस कर ही अति की आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो उस किस में पूरी तरह से खोने लगी। उसका पूरा जिस्म उसके एहसासों से सिहरने लगा और वो भी उसे पूरी तरह से रिस्पॉन्स देने लगी। जसन उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था और उनके साथ खेल भी रहा था और अति भी उसे पूरी तरह से अपने लिप्स के साथ खेलने दे रही थी, बल्कि वो खुद उसके लिप्स को अपनी उंगलियों से सहला रही थी। दोनों कभी एक दूसरे को किस कर रहे थे तो कभी एक दूसरे के होंठ को अपनी उंगलियों से सहला रहे थे। दोनों की नज़रें मदहोशी से भरी हुई थी। जसन यूं ही उसे धीरे धीरे कमर से थाम कर बेड के पास लेकर आया और फिर उसको धक्का दिए बिना ही अति खुद धीरे धीरे बेड पर लेटने लगी तो जसन भी उसके ऊपर झुकने लगा। दोनों की ही आंखें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी हुई थी और होठों को एक दूसरे के होठों की फिर से तलब लगने लगी थी। जसन ने बिना वक्त गंवाए एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लिया और उन्हें शिद्दत से चूमने लगा। बहुत देर तक उनके बीच ये प्यार का सिलसिला चलता रहा और इस बीच दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। अति बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो पहले ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन जसन के प्यार ने उसे फिर से पूरी तरह से एक्टिव कर दिया था। लेकिन अब प्यार करके भी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो जसन उसे अच्छे से साफ करके बाथरोब पहनाकर अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया और उसे बेड पर अच्छे से सुला दिया। उसने अलमारी में से उसके कपड़े निकाल कर उसे खुद पहनाए और फिर अपने कपड़े पहनकर उसे आराम करने का बोलकर खुद नीचे तक्षक के पास चला गया। अति उसके प्यार के मज़े ले रही थी और वो खुद तक्षक के सामने खड़ा था जो उससे सवाल कर रहा था, तो मान गई आपकी बेबी डॉल या अभी भी नखरे दिखा रही है? मेरी बेबी डॉल? जसन ने हैरानी से पूछा तो तक्षक ने अपने घुटने पर अपना दूसरा पैर रखा और बोला, हाँ, सिर्फ आपकी बेबी डॉल, क्योंकि अब जब आप आ गए हैं तो मुझे तो उनके नखरे नहीं उठाने। आप खुद संभालिए अपनी आइटम को, बहुत ड्रामा करती है। उसकी बातें सुनकर जसन बस उसे देखता रह गया। सच में उसकी औलाद औलाद नहीं, बाप का बाप है।